हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूज़न। लास्ट क्लास में हमने इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न पढ़ा था और फिर हमने रेट ऑफ इफ्यूज़न और रेट ऑफ डिफ्यूज़न पे भी कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। अब हमारा टॉपिक है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ इफ्यूज़न फाइंड करना है, फिर आप कैसे फाइंड करेंगे। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जो रेट ऑफ इफ्यूज़न होता है, ये रेट ऑफ इफ्यूज़न होता है चेंज इन प्रेशर बाय टाइम, राइट। अगर प्रेशर dP से चेंज हो रहा है, मैं लिख सकता हूँ dP बाई dt टाइम में, राइट। अगर dt मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज इन टाइम है, dP भी स्मॉल चेंज इन प्रेशर है। आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई कंटेनर है, कंटेनर में से अगर गैसेस बाहर जा रहे हैं तो dt टाइम में अगर कंटेनर का प्रेशर dP से चेंज हुआ तो रेट क्या हो जाएगा, dP बाई dt। लेकिन यहाँ पे सिंस कंटेनर का प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए dP टर्म नेगेटिव होगा। तो dP नेगेटिव है और आपको पता है रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक माइनस टर्म देना पड़ेगा, माइनस dP बाई dt। और अगर आप ग्राम्स लॉ यूज़ करें तो ग्राम्स लॉ में रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इंटू एरिया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता था। तो आप चाहो तो लिख सकते हो इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k इंटू पार्शियल प्रेशर अपॉन रूट m। बाकी सब कुछ मैंने कांस्टेंट में रख लिया है। अब मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, तो मैं p वाले टर्म को एक साइड लाऊंगा, माइनस dP बाई p विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ k टाइम्स dt अपॉन रूट m, राइट। अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t तक, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर P नॉट था और टाइम t पे पार्शियल प्रेशर PT है। तो यहाँ पे P नॉट क्या है, तो P नॉट इज पार्शियल प्रेशर एट t इक्वल्स टू 0 एंड PT is partial pressure at time t। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मैं dP बाई P का इंटीग्रेशन ln P होता है, मैं लिख सकता हूँ ln P और लिमिट पुट करना है P नॉट से PT। माइनस को मैं राइट साइड में ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस k टाइम्स T अपॉन रूट m। लिमिट भी यहाँ पे 0 से t, राइट। तो अगर ये लिमिट पुट करूँ तो ये बन जाएगा ln PT अपॉन P नॉट इक्वल्स टू माइनस k टाइम्स T अपॉन रूट m। तो इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करें तो PT अपॉन P नॉट इज e रेज टू द पावर माइनस KT अपॉन रूट m हो जाएगा। मीन्स PT का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंटेनर में पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन P नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस KT अपॉन रूट m होगा। अगर कंटेनर में इनिशियल प्रेशर P नॉट है तो टाइम के साथ कंटेनर में गैस का पार्शियल प्रेशर P नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस KT बाई रूट m हो जाएगा। क्लियर है। और आपको पता है कि ये जो रेट होता है यहाँ पे रेट इक्वल्स टू k टाइम्स P अपॉन रूट m है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस t है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस t है, राइट। तो अगर आप रेट में और टाइम में ग्राफ प्लॉट करें या फिर आप प्रेशर में और टाइम में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होता है, तो ये ग्राफ ऐसा मिलेगा। या फिर रेट और टाइम में भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भी ग्राफ का नेचर सेम होगा, बिकॉज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो प्रेशर अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो रेट भी एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। और अगर आप ln PT का ग्राफ प्लॉट करना चाहें, राइट, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ln PT
और ln pt और टाइम में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ये कैसे प्लॉट करूँगा, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, y इक्वल्स टू e⁻⁻x है, तो ln y विल बी इक्वल टू -x हो जाएगा, ये आप याद रखें। तो सिमिलरली अगर pt इक्वल्स टू p0 e⁻−kt अपॉन रूट m है, तो ln pt विल बी इक्वल टू ln p0 माइनस kt अपॉन रूट m होगा। ln pt को y मान लें, टाइम को x मान लें, फिर ये mx, ये c, y इक्वल टू mx माइनस mx प्लस c है, मतलब ये ग्राफ का नेचर डाउनवर्ड स्लोप होगा। क्लियर है? मतलब याद रखें कि इफ्यूज़न में जो गैसेस का प्रेशर होता है टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। चलिए इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेशर ऑफ CH4 गैस फॉल्स फ्रॉम 400 mm to 4000 mm to 2000 mm in 30 seconds when it diffuses through a pinhole if same container is filled with equimolar mixture of methane and helium at 4000 mm of Hg, find molar ratio of gases, मतलब मीथेन अपॉन हीलियम आफ्टर 60 सेकेंड इन द कंटेनर। और आपको मानना है कि एज्यूम rate of effusion is linear function of pressure। Assume rate of effusion is linear function of pressure। चलिए आपको ट्राई करना ही, थोड़ा सा आप ट्राई करें कि इस प्रॉब्लम को पढ़ें अच्छे से और 5 मिनट्स के लिए वीडियो पॉज करें और पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया है ln pt अपॉन p0 इक्वल्स टू -kt अपॉन रूट m, या फिर pt इक्वल्स टू p0 e⁻ kt बाई रूट m, इस फॉर्मूले की हेल्प से सोचें आप। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है कि कंटेनर है, कंटेनर में पहले तो मीथेन फिल किया हुआ है और मीथेन पहले 4000 mm प्रेशर पे था, ये फिर 2000 mm पे आ गया। कितने टाइम में? तो 30 सेकेंड में, राइट। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है। आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ln pt बाई p0। तो टाइम t पे इसका प्रेशर 2000 है और स्टार्टिंग का प्रेशर 4000 है, इक्वल्स टू -k इंटू टाइम 30 सेकेंड अपॉन रूट m। तो रूट m कितना हो जाएगा? रूट 16। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है
इफ सेम कंटेनर इज फिल्ड विथ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हीलियम एट 4000 mm। सेम कंटेनर में, अब सोचो, सेम कंटेनर है और इक्विमोलर मिक्सचर है मीथेन का और हीलियम का, दोनों का प्रेशर 4000 है। तो आप बता सकते हैं मीथेन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो मीथेन का पार्शियल प्रेशर 2000 हो जाएगा, हीलियम का भी पार्शियल प्रेशर 2000 हो जाएगा। क्लियर है। तो 60 सेकेंड में मीथेन का प्रेशर कितना हो जाएगा, कितना से डिक्रीज हो जाएगा, आप बता सकते हैं। अगर यहाँ से फ्यूज़न हो रहा है तो मीथेन का प्रेशर डिक्रीज होगा। मान लेते हैं मीथेन का प्रेशर P1 हो गया, हीलियम का भी प्रेशर डिक्रीज होगा, मान लेते हैं हीलियम का प्रेशर P2 हो गया 60 सेकेंड में, राइट। अब आप मीथेन के लिए फिर से ये एक्सप्रेशन यूज़ करें, मीथेन भी का प्रेशर भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। आप लिख सकते हैं ln, यहाँ पे PT P1 है, अपॉन 2000 इक्वल्स टू -k इंटू 60 अपॉन √16। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब हीलियम के लिए बात करते हैं। हीलियम के लिए भी ln, फाइनल प्रेशर इसका P2 है, इनिशियल प्रेशर 2000 है, इक्वल्स टू -k इंटू टाइम 60 अपॉन √4, √4 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1/2, ये क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ln 1/2 था, डिवाइडेड बाई ln, या फिर 1/2 की जगह पे आप 2000/4000 ही रख लो यार, कैंसिल होने वाला है भाई। ln P1/2000 इक्वल्स टू k √16 कैंसिल 1/2, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ln, चलो 1/2 लिख देता हूँ यार, इक्वल्स टू ln P1/2000। तो आपको पता है कि ln x रेज टू द पावर m इक्वल्स टू m टाइम्स ln x, ये होता है 2 टाइम्स ln, हाफ को मैं लिख सकता हूँ ln 1/4, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू ln P1/2000। ln कैंसिल, P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 500 mm ऑफ Hc। ये मिल गया P1, अगर 500 मिल गया तो अब आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को डिवाइड कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 3। फिर से क्या हो जाएगा, ln 1/2 डिवाइडेड बाई ln P2/2000 इक्वल्स टू, अब देखिए आप k 30/4 था, ये k से k कैंसिल हो गया, तो ऊपर 30/4 इंटू 2/16, ये 1/4 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 4 इंटू ln हाफ इक्वल्स टू ln P2/2000। तो मैं इसकी प्लेस पे लिख सकता हूँ ln 1/2 का पावर 4, ये हो जाएगा ln 1/16 इक्वल्स टू ln P2/2000। तो यहाँ से P2 कितना हो जाएगा, 2000/16। तो 2000/16 कितना हो जाएगा, ये 125 mm हो जाएगा, राइट। तो कंटेनर में फाइनली हीलियम का प्रेशर 125 mmHg है और फाइनली मीथेन का प्रेशर 500 mmHg है। तो आपको पता है एक चीज़ की, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ हीलियम। और ये कितना है वैल्यू, तो 500/125 कितना हो जाएगा, 4:1। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 4:1। क्लियर है। इसलिए ये था अपना इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्शन ऑफ गैस ओवर
volatile liquid, collection of gas over volatile liquid। आपको सबसे पहले कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वोलेटाइल लिक्विड में आपको एक चीज़ समझना चाहिए, वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है। वोलेटाइल लिक्विड मीन्स जो लिक्विड वोलेटाइल है, मीन्स जो इवेपोरेट हो सकता है, ठीक। तो इसके लिए एक छोटा सा टर्म है वेपर प्रेशर। सबसे पहले आपको ये वेपर प्रेशर टर्म समझना चाहिए। वेपर प्रेशर क्या होता है, आप समझने से पहले एक चीज़ समझें कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कंटेनर है, कंटेनर में आपने कोई लिक्विड रख दिया, राइट, ये एक्स है, कोई लिक्विड फेज में है, और आपने क्या किया, इस कंटेनर को किसी और कंटेनर से आपने ऐसे कवर कर दिया, मान लो, राइट। और ऊपर मान लेते हैं कि इस कंटेनर के ऊपर, लेट्स से आइडियल केस लेता हूँ, ये ऊपर वैक्यूम है। अब क्या होगा, आपको पता है लिक्विड है, लिक्विड इवेपोरेट होता है, राइट। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, राइट। तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा कि सिर्फ लिक्विड रहेगा और वेपर फेज में कुछ भी नहीं रहेगा, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होंगे, कुछ वेपर के मॉलिक्यूल फिर से कंबाइन होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब ये जो एक्स लिक्विड है ये कन्वर्ट हो सकता है एक्स गैस में, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और एक्स गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो लिक्विड जैसे ही था पहले तो इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, और फिर जैसे ही वेपर में मॉलिक्यूल आ गए कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, सिंस वेपर में मॉलिक्यूल थे ही नहीं तो कंडेंसेशन का रेट 0 रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वेपर फेज में मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज होगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल होने का मतलब है जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में आ रहे हैं। इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर है, ये वेपर इस कंटेनर पे कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, या गैस है तो गैस तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम पे वेपर जो भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब वैसे बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है यार, वेपर प्रेशर मीन्स वेपर का प्रेशर। लेकिन कब का, तो याद रखिए जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तब जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा इसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो आप एक लाइन लिख लें वेपर प्रेशर में कि प्रेशर exerted by vapor at equilibrium is called vapor pressure। हो गया। और एक चीज़ याद रखें, ये जो वेपर प्रेशर है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप एक पॉइंट नोट में लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is also called aqueous tension।
तो कभी अगर आपको एक्वस टेंशन जैसा कोई टर्म मिल जाए तो कुछ नहीं, ये जस्ट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, इसी का निकनेम है एक्वस टेंशन। और एक पॉइंट आपको जो याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू याद रखें। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये वैल्यू आप याद रखें, वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। क्लियर है? अब चलिए इसमें देखते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है। देखो यार, मान लो कि आपके पास कोई ऐसा वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा वोलेटाइल लिक्विड है, इस कंटेनर है और कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड था और इस कंटेनर में आपने यहाँ से कोई ड्राई गैस पास किया, राइट। तो कोई अब जब ड्राई गैस पास करोगे तो ये ड्राई गैस क्या करेगा, इस लिक्विड के ऊपर जस्ट कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ड्राई गैस कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या है, सिंस ये वोलेटाइल लिक्विड है तो ये वोलेटाइल लिक्विड भी वेपर बनेगा, तो मतलब अब ये लिक्विड के भी कुछ वेपर रहेंगे। मतलब अब क्या होगा कि जो ड्राई गैस था उसमें कुछ लिक्विड के भी वेपर रहेंगे, इसलिए अब इस गैस को बोलते हैं यूजुअली अपन वेट गैस। वेट गैस मतलब गैस तो है प्लस इसमें कुछ वेपर ऐड हो गया, राइट। तो अगर आपको इस वेट गैस का मतलब इस वेट गैस का अगर आपको टोटल प्रेशर चाहिए तो आप बोल सकते हो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वेपर। आपको पता है अगर दो गैस हैं गैसियस मिक्सचर में तो टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। मतलब आप टोटल प्रेशर मतलब आप ये बोल सकते हो कि प्रेशर ऑफ वेट गैस इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वेपर। क्लियर है? तो आप यहाँ से अगर आपको सिर्फ ड्राई गैस का अगर प्रेशर चाहिए तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस विल बी प्रेशर ऑफ वेट गैस या फिर प्रेशर ऑफ टोटल माइनस प्रेशर ऑफ वेपर। यहाँ से आपको सिर्फ ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए मैं एक सिंपल से इसमें प्रॉब्लम देता हूँ, देखिए यूज़ कैसे करना है आपको। क्वेश्चन लिखिए कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन O2 is collected over 100 ml of O2 is collected over water at 23 degrees Celsius and 800 mm pressure, right। प्रॉब्लम है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट STP और आपको दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 23 degrees Celsius is 21 mm of Hg। चलिए प्रॉब्लम में दिमाग लगाइए। जब चाहें तो वीडियो 5 मिनट्स के लिए पॉज करें फिर सॉल्यूशन देखें आप। इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
100 ml of oxygen gas is collected over water at 23 degrees Celsius and 800 mm pressure. Calculate volume of dry O2 at STP. राइट मतलब प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि देखिए आपके पास वाटर है नीचे और 23 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, इसके ऊपर आपने ऑक्सीजन गैस O2 गैस कलेक्ट किया, राइट O2, लेकिन ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे O2 नहीं रहेगा, O2 के साथ साथ में यहाँ पे कुछ, सिंस वाटर वोलेटाइल है तो H2O वेपर भी रहेगा, क्लियर है। O2 प्लस वाटर दोनों है यहाँ पे, और आपको पता है कि टोटल प्रेशर आपको दिया है 800 mm ऑफ Hg, ये टोटल प्रेशर है, राइट। आपको बताना है कि जो O2 कलेक्ट किया, अगर इस ड्राई O2 को अगर मैं STP पे रखूँ, जो भी O2 कलेक्ट हुआ था ड्राई O2 को STP पे कलेक्ट करूँ तो वॉल्यूम क्या होता, सोचिए आप कैसे फाइंड करोगे। तो चलिए अपन दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले आप ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, तो प्रेशर ऑफ O2 विल बी टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर वेपर, राइट। टोटल प्रेशर 800 है माइनस वाटर का वेपर प्रेशर 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 779 mm ऑफ Hg। आपको वाटर का प्रेशर दिया है, वॉल्यूम आपको पता है V1 इज़, वैसे इन्होंने कितना दिया है 100 ml दिया है, राइट। टेम्परेचर कितना है 23 डिग्री सेल्सियस मीन्स 296 केल्विन है। अब देखो अगर मैं सेम ऑक्सीजन को दूसरे कंटेनर में STP पे रखूँ तो सेम ऑक्सीजन रख रहा हूँ तो मोल्स तो कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ पे मोल इज कांस्टेंट, तो आप N इक्वल्स टू होता है PV/RT होता है, R भी कांस्टेंट होता है, तो आप बोल सकते हो P1 V1/T1 विल बी इक्वल टू P2 V2/T2। तो P1 779 mm, V1 इज़ 100, T1 इज़ 296। फाइनल प्रेशर STP पे फाइनल प्रेशर 760, वॉल्यूम नहीं पता, टेम्परेचर कितना होता है 273। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा, क्लियर है। तो शायद ये वैल्यू एक बार देख लेना, आप चेक करें 94.5 ml शायद हो सकता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्लियर है क्या।